दोस्तों, आज मैं फिर एक बार नई परख के दर्शकों को सीधा संबोधित करने वाला हूं। हमेशा की तरह मेरी बात बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी हेर-फेर के सीधी और सटीक होगी। दोस्तों, राहुल गांधी ने आज वह हाइड्रोजन बम फोड़ दिया, जिसका हमें और आपको इंतजार था। एक बार फिर वे इंदिरा भवन के उसी मंच पर थे, जिस पर उन्होंने 7 अगस्त को पहली बार वोट चोरी के सबूत पेश किए थे। तब उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के केंद्र में कर्नाटक का एक निर्वाचन क्षेत्र था, महादेवपुरा। इसी मंच पर दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कुछ दिनों बाद बताया कि वोट चोरी का यह सिलसिला दरअसल एक सेंट्रलाइज्ड ऑपरेशन है, जो लंबे अरसे से सारे देश और सारे निर्वाचन क्षेत्रों में चल रहा है। इस दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के केंद्र में एक अलंध नाम का निर्वाचन क्षेत्र था। आज उन्होंने अकाट्य प्रमाणों सहित दिखा दिया कि हरियाणा का पूरा चुनाव ही चुराया गया है। राहुल यहीं तक नहीं रुके। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, ध्यान से सुनिए, ये पहली बार ये बात भारत के इतिहास में कही जा रही है। उन्होंने ये बात स्पष्ट रूप से कही कि नरेंद्र मोदी एक वैध प्रधानमंत्री नहीं हैं। वे एक चुराए हुए चुनाव के जरिए प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं। इसी तरीके से राहुल गांधी के शब्दों में हरियाणा में नायब सिंह सैनी एक वैध मुख्यमंत्री नहीं हैं। वे एक चुराए गए चुनाव के जरिए कुर्सी पर बैठे हुए हैं। एक ऐसा चुनाव जो वे हार गए थे, लेकिन जिसे उन्होंने बेईमानी करके जीत में बदल लिया। इसी तरह महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस भी एक अवैध मुख्यमंत्री हैं। वे भी एक हारे हुए चुनाव को बेईमानी करके जीतने के जरिए मुख्यमंत्री बने बैठे हैं। राहुल गांधी ने कहा, लोकतंत्र को चुनाव आयोग और भाजपा की साठगांठ से नष्ट कर दिया गया है। राहुल ने यह भी कहा कि अब बिहार में भी यही होने वाला है। दोस्तों, राहुल गांधी ने सिलसिलेवार पर्दाफाश किया कि हरियाणा के चुनाव में दरअसल हुआ क्या था। अब इससे पहले कि राहुल गांधी ने इंदिरा भवन के मंच पर यह तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा, मैं आपके सामने एक छोटी सी भूमिका पेश करना चाहता हूं। 2024 के लोकसभा चुनाव में जब नरेंद्र मोदी ने अपना बहुमत खोया, तब मेरा विचार है कि भाजपा के रणनीतिकारों ने एक विश्लेषण किया और उस विश्लेषण से उन्होंने ये पता लगाया कि उन्होंने बहुमत तो इतनी सीटें हारने से खोया, ये तो स्पष्ट था चुनाव नतीजों में। लेकिन साथ में वे गठजोड़ सरकार बनाने में क्यों कामयाब हो गए, जबकि उनके खिलाफ इतनी एंटी इनकम्बेंसी थी, लोग उन्हें वोट देने को तैयार नहीं थे, इसका भी उन्होंने पता लगाया। इसका उन्होंने पता इसलिए लगाया क्योंकि उन्हें वो तरीका पता था कि किस जरिए से वो गठजोड़ सरकार बनाने लायक 240 सीटों की जुगाड़ कर पाए। तब उन्होंने पता लगाया कि कम से कम 78 सीटें ऐसी हैं लोकसभा चुनाव की, जो उन्होंने मैनिपुलेशन से या गड़बड़-झाले से जीती हैं। यही वो युक्ति थी जिसका वो अगले विधानसभा चुनावों में इस्तेमाल करने जा रहे थे और वो इस्तेमाल सबसे पहले उन्होंने हरियाणा में किया, फिर महाराष्ट्र में किया और अब वे बिहार में करने जा रहे हैं। यही बात राहुल गांधी ने कही है। दोस्तों, इंदिरा भवन के उस सभा कक्ष में बैठी हुई पत्रकारों की जमात राहुल गांधी की ये बातें स्तब्ध होकर सुनती रही। राहुल ने दिखाया कि किस तिकड़म से कांग्रेस की तयशुदा जीत को मोदी, शाह और मुख्य चुनाव आयुक्त की साठगांठ और साजिश से हार में बदला गया। गांधी द्वारा पेश किए गए आंकड़े हैरत में डालने वाले थे, लेकिन उनकी सच्चाई और प्रामाणिकता से कोई इनकार नहीं कर सकता। सारे आंकड़े चुनाव आयोग द्वारा दिए गए हैं। चुनाव आयोग द्वारा जिन वोटर लिस्टों का इस्तेमाल किया गया चुनाव में, उनमें से ये आंकड़े निकाले गए हैं। जरा सोचिए, कांग्रेस भाजपा से केवल 22,779 वोटों से चुनाव हारी। सिर्फ 22,779 वोटों से चुनाव हारी। और राहुल द्वारा किए गए पर्दाफाश के अनुसार हरियाणा में 25 लाख के आसपास वोट चोरी किए गए। हर 8 में से 1 वोट चोरी किया गया। यानी भाजपा, इसका क्या मतलब हुआ? जरा सोचिए इसका क्या मतलब है? एक पार्टी के खिलाफ 25 लाख वोटों का फर्जीवाड़ा किया गया। इसके बावजूद फर्जीवाड़ा करने वाली पार्टी कितने वोटों से चुनाव जीती? सिर्फ 22,000 वोटों से चुनाव जीत पाई। सोचिए, अगर ये चुनाव ईमानदारी से होते तो क्या होता? भाजपा को एक भी सीट नहीं मिलती, 100% पराजय होती।
भाजपा हर सीट हार जाती और ऐसा भारत के इतिहास में पहली बार होता। अगर ऐसा होता तो उसका क्या असर पड़ता? पूरे उत्तर भारत में तुरंत बिना देर किए भाजपा का ग्राफ रसातल की तरफ रवाना हो जाता। भाजपा इस बात को जानती है, इसलिए उसने चुनाव जीतने के लिए विशेष व्यवस्था कर रखी है। मैं विशेष व्यवस्था शब्द को इन्वर्टेड कॉमास में रखता हूं। क्यों? दे सुनिए, राहुल की प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक उल्लेखनीय पहलू था हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का वह क्लिप जो उस समय भी चर्चा का कारण बना था, जबकि चुनाव कौन जीतेगा इस बात की अटकलें लग रही थी। दोस्तों, आपको ध्यान ही होगा कि उस क्लिप में सैनी जी ने मुस्कुराते हुए क्या कहा था? सैनी ने कहा था कि भाजपा एक तरफा सरकार बनाने जा रही है और हमने उसकी पूरी व्यवस्था कर रखी है। उस समय भी हम लोगों ने पूछा था कि उनकी मुस्कुराहट का रहस्य क्या है और वे किस व्यवस्था की बात कर रहे हैं। आज राहुल गांधी ने हमारे उन सवालों का जवाब दे दिया। उन्होंने वही क्लिप दिखाया और फिर तथ्यों, आंकड़ों और विश्लेषण के जरिए वह हाइड्रोजन बम फोड़ दिया जिसका अरसे से इंतजार था। हा से हाइड्रोजन बम, हा से हरियाणा और हा से एच फाइल्स। राहुल गांधी ने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत गुरु नानक को प्रणाम करके की और कहा कि नानक सत्य के पुजारी थे और आज मैं जो कुछ कहने जा रहा हूं वह सत्य के अलावा कुछ नहीं है। उन्होंने अपनी प्रस्तुति को एच फाइल्स का नाम दिया। राहुल ने खुलासा किया कि हरियाणा में कई शिकायतें आई थी कि कुछ गलत हो रहा है। हरियाणा में हमें हमारे उम्मीदवारों से शिकायत मिली थी। सारे पूर्वानुमान पलट गए थे। हमने जांच की और पता लगाया कि आखिर हुआ क्या। 5 बड़े एग्जिट पोल्स ने बताया था कि कांग्रेस हरियाणा जीत रही है। राहुल को गड़बड़ी की भनक तब लगी जब उन्होंने देखा कि पहली बार हरियाणा के चुनाव में ऐसा हुआ कि पोस्टल बैलेट असली नतीजों से अलग निकले, जबकि आमतौर पर हर चुनाव में असली नतीजों को पोस्टल बैलेट एक शुरुआती झलक के तौर पर बताते रहे हैं। पोस्टल बैलेट में भाजपा तो दरअसल उन चुनावों में भी जीतती दिखती है जो वह अंत में हार जाती है, लेकिन हरियाणा में पोस्टल बैलेट में आसानी से भाजपा को हराती हुई कांग्रेस ईवीएम की मतगणना में हार गई। राहुल गांधी ने फर्जी वोट किए जाने का सबूत पेश करते हुए एक फैशनेबल युवती की तस्वीर दिखाई और उपस्थित पत्रकारों से पूछा कि क्या आप इन्हें जानते हैं? फिर राहुल ने बताया कि हरियाणा में इस युवती ने नाम बदल बदल कर 10 बूथों में 22 बार वोट डाले। उसने कभी सीमा, कभी स्वीटी और कभी सरस्वती बनकर वोट किया। राहुल गांधी ने कहा कि ये फोटो भी फर्जी है क्योंकि ये तस्वीर ब्राजील के एक मॉडल की है। इस तस्वीर का इस्तेमाल इसलिए किया गया ताकि फर्जी वोटिंग का स्पेस तैयार किया जा सके, इसके नाम पर कोई भी वोट डाल सके। राहुल ने स्पष्ट कहा कि यह फर्जीवाड़ा बूथ लेवल अफसर के स्तर पर नहीं हुआ, यह कहीं और बैठी हुई साजिशकर्ताओं की एक टीम द्वारा किया गया। राहुल ने ऐसे वोटरों का भी प्रमाण दिया जो उत्तर प्रदेश में भाजपा के स्थानीय नेता कार्यकर्ता हैं, लेकिन वे उपरा में भी वोट देते हैं और हरियाणा में भी। राहुल के मुताबिक इस साजिश में 5 हथकंडों का सहारा लिया गया। पहला था डुप्लीकेट वोटर्स, दूसरा था अवैध पते और तीसरा था थोक मतदाता, बल्क वोटर्स। चौथा था फार्म 6 और फार्म 7 और पांचवा था फार्म 7। चूंकि महादेवपुरा वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल ने इन दोनों फॉर्मों को आयोग की साइट से निकाल लिया था, इसलिए इस बार आयोग ने उन्हें यह काम नहीं करने दिया। इसलिए उन्होंने कहा कि वे केवल पहले 3 हथकंडों के सबूत ही पेश कर पाएंगे। उन्होंने वोटर लिस्टों में 5 लाख से ज्यादा डुप्लीकेट वोटर खोज निकाले, 90,000 से ज्यादा अवैध पते खोजे और 19 लाख से ज्यादा बल्क वोटर्स पता लगा लिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के मंच पर एक बड़ी सी स्क्रीन थी जिस पर पूरे सबूत आ रहे थे और नीचे फर्श पर वोटर लिस्टों की प्रतियों के ढेर लगे हुए थे। राहुल स्वयं पत्रकारों को मंच पर बुलाकर अपने प्रेजेंटेशन में उनकी भागीदारी करवा रहे थे। दोस्तों, राहुल ने यह प्रमाण भी पेश किया कि 2 बूथों में एक ही तस्वीर से 223 वोट मौजूद हैं। 1,24,170 नकली फोटो वाले वोट मिले। राहुल के शब्दों में सुनिए, राहुल के शब्दों में, यह एक उदाहरण डुप्लीकेट फोटोज का आप देखिए। एक फोटो, एक असेंबली, 100 वोट। थोड़ा जूम कीजिए, यह देखिए, रेहाना नाम लिखा है। ये देखिए, अलग-अलग नाम, सेम फोटोग्राफ, बेगम सलीम खान, क्योंकि वो जगह बनाना चाहते हैं, फेक वोटिंग के लिए जगह बनाना चाहते हैं। आप सोचेंगे कि भाई एक फोटो, एक असेंबली में 100 वोट तो बहुत बड़ी बात है। नहीं, ये लो, 223 वोट 2 बूथ में। हमने आपको पहले दिखाया, थोड़ा थोड़ा स्क्रॉल कीजिए, ये देखिए, ये 2 पोलिंग बूथ की लिस्ट है। यह इनका चेहरा आना शुरू होता है, सोनिया देवी, विक्रम सिंह, गुरदीप सिंह, नीलम।
थोड़ा तेज जाइए, हाँ, दिखाते जाइए। ये देखिए, एक चेहरा 223 बार 2 बूथ में। अच्छा, लोकसभा में ये 1 बूथ में थी, विधानसभा में 2 बूथ में कर दिया है। यू कैन गो बैक। यही कारण है कि सीसीटीवी डिस्ट्रॉय होता है, कि इलेक्शन कमीशन ये नहीं दिखाना चाहता कि वोट कौन कर रहा है, कब कर रहा है। क्योंकि इन फोटोज़ को लेकर फेक वोटिंग हो रही है। अगर इस व्यक्ति के पास फेक आईडी है, 10, 15, 20 जितने भी वोट करनी है, कर सकती है। दैट इज़ द आइडिया। राहुल ने पूछा कि यह चुनाव आयुक्त डुप्लीकेट वोट्स क्यों नहीं हटाते? डेटा का समय है, ये तो डिजिटल समय है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का समय है। 2 मिनट में आप क्लीन कर सकते हैं। आपको सिर्फ डुप्लीकेट नेम्स निकालने का निर्देश देना होगा, डुप्लीकेट नेम्स निकल जाएँगे। डुप्लीकेट एड्रेस निकालने का निर्देश देना होगा, डुप्लीकेट एड्रेस निकल जाएँगे। डुप्लीकेट फ़ोटो निकालने का एड्रेस देना होगा, डुप्लीकेट फ़ोटो निकल जाएँगे। ये क्यों नहीं किया जा रहा है? क्योंकि ये लोग भारतीय जनता पार्टी की मदद कर रहे हैं। सिस्टमैटिकली वोट चोरी करवा रहे हैं। ये देखिए सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल, डालचंद जो यूपी में बीजेपी के सरपंच हैं और उनका बेटा यशवीर, ये देखो ये यूपी में मिनिस्टर लक्ष्मी नारायण साहब के साथ बैठे हुए हैं, पीछे बैठे हैं। ये यूपी में वोट फिर डालते हैं और फिर हरियाणा में वोट डालते हैं। इसमें देखिए इन्होंने अपने पिता का नाम बदल दिया, मगर यह बात हमने पकड़ ली क्योंकि बेटे ने नाम नहीं बदला। तो बेटे का बेटे के पिता का नाम है डालचंद, लालचंद, और उसने बदलने की कोशिश की, मगर पकड़ लिया। और ये सिर्फ एक उदाहरण नहीं है, ऐसे हज़ारों वोटर हैं, जो यूपी में वोट कर रहे हैं, फिर आके हरियाणा में वोट करते हैं। ये पूरा प्रोसेस है कि भैया हरियाणा में पहले होगा, फिर यूपी में बाद में होगा और फिर गुजरात में होगा। ये जो पूरा स्ट्रक्चर बनाया गया है, इसके लिए बनाया गया है कि हमारे लोगों को 2, 3, 4, 5 बार वोट कराया जाए और कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के लोगों को वोटर लिस्ट से हटाया जाए। दोस्तों, राहुल ने केवल सैनी का ही क्लिप नहीं दिखाया, बल्कि भाजपा के एक केरल के उपाध्यक्ष का क्लिप भी दिखाया, जिसमें वह उपाध्यक्ष स्पष्ट रूप से कहता सुनाई दे रहा था कि वह जम्मू कश्मीर से वोटरों को ले आएगा चुनाव जीतने के लिए। यह क्लिप तो बुरी तरह चौंका देता है, क्योंकि अगर इस फर्जीवाड़े पर किसी तरह से रोक नहीं लगी, तो वो दिन दूर नहीं है जब भाजपा उन दक्षिण भारतीय राज्यों में भी जीतती नजर आएगी, जहां उसके पास कोई आधार नहीं है। यही सवाल उठता है कि अब विपक्ष क्या करेगा? क्या उसके पास इसका कोई तोड़ है? राहुल ने खुद स्वीकारा कि भाजपा के पास भारतीय राज्य की संस्थाएं हैं, वह उनका कुछ भी इस्तेमाल कर सकती है, कर रही है। ऐसे में सच बोलना, सच को उजागर करना, हिम्मत से बात कहना, आँख कान खुला रखना, युवाओं और जनरेशन ज़ी से अपील करने के अलावा विपक्ष के पास, राहुल के पास कोई चारा नहीं रह जाता। लेकिन क्या इतना करना काफ़ी होगा? उन लोगों के मुकाबले जो निर्लज्ज हो चुके हैं, जिन्होंने सत्ता पर कब्ज़ा किए रहने का यह फ़ॉर्मूला खोज लिया है और अब वे लगातार चुनाव दर चुनाव यही फ़ॉर्मूला आज़माकर कुर्सी पर बैठे रहना चाहते हैं। दोस्तों, मैं इसी सवाल के साथ आपको छोड़ जाता हूँ। कल फिर मिलेंगे और इस प्रश्न पर और दूसरे प्रश्नों पर गंभीरता से गौर करेंगे। दोस्तों, आज की चर्चा खत्म करने से पहले मैं आपसे आपके अपने सोशल मीडिया मंच नई परख के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। आप सभी ने नई परख को इतना प्यार दिया है, इसके लिए सभी का तहे दिल से शुक्रिया। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए अलग से कंटेंट बनाऊँ, आपकी टिप्पणियों का जवाब दूँ या आपके सुझाव पर चर्चा करूँ, तो आप हमारे चैनल का हिस्सा बन सकते हैं। अगर आप नई परख चैनल का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो आप मेरे वीडियो बाकी सब्सक्राइबरों से 1 घंटे पहले देख पाएँगे। आपकी टीका टिप्पणियों का जवाब मैं दूँगा, आपके लिए हर दिन स्पेशल शो करूँगा, आपके सुझाव अपनी वीडियो में शामिल करूँगा। आज बस इतना ही। जाने से पहले एक बार फिर मैं आपसे अपील करूँगा कि आप नई परख को सब्सक्राइब करें, उसके साथ गहन रिश्ता बनाएँ। अपने सुझाव दें, ताकि हम अपने कार्यक्रमों को और बेहतर कर सकें। धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद दोस्तों।